प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी घाट और जो मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं उनका अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज हम इस वीडियो में पश्चिमी घाट में जो दर्रे स्थित हैं उनका, साथ ही पूर्वी घाट और पूर्वी और पश्चिमी घाट में जो अंतर पाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो कल हमने पश्चिमी घाट का अध्ययन किया था। आज हम पूर्वी घाट को देखते हैं। पूर्वी घाट पर्वत महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों के बीच विस्तृत है। देखिए मानचित्र में यहाँ उड़ीसा से लेकर और नीलगिरी पहाड़ियों तक इसकी कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ फैली हुई हैं। इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 1100 मीटर के लगभग है। यह पर्वत महानदी से लेकर गोदावरी नदी तक तो लगातार सतत रूप में है। उसके बाद यह पर्वत नदियों के द्वारा अपर्दित किया गया है, जिससे गोदावरी नदी के बाद यह अलग अलग पहाड़ियों के रूप में देखने को मिला है। इसकी औसत चौड़ाई उत्तर में तो 200 किलोमीटर और दक्षिण की तरफ 100 किलोमीटर के लगभग है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरामाकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है 1680 मीटर है। कुछ पुस्तकों में इसकी जो ऊंचाई है सर्वाधिक, या जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में है मानी गई है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। इसके अलावा जिंदागाडा चोटी जो आंध्र प्रदेश में है वो भी एक प्रमुख चोटी है। पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं, जिनमें से मुख्य नल्लामल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा ये सब आंध्र प्रदेश में हैं। जावादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई ये तमिलनाडु में है। तो मानचित्र में देखिए पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियों को दर्शाया गया है, जिसमें अगर उत्तर से बात करें तो 1 नंबर पे है ये उड़ीसा की पहाड़ियाँ हैं यहाँ। फिर 2 नंबर पे है नल्लामल्ला पहाड़ियाँ हैं। 3 नंबर पे वेलिकोंडा पहाड़ियाँ। 4 पे है पालकोंडा और 4 के ही पूर्व की तरफ नग्गारी पहाड़ियाँ भी हैं आंध्रा में। 5 नंबर पे हैं जावादी पहाड़ियाँ। 6 पे हैं सेवराय। 7 पे हैं पंचमलाई। 8 में है सिरुमलाई। तो ऐसे करके ये पहाड़ियाँ जो उड़ीसा से शुरू होकर नीलगिरी में आके मिल जाती हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिल जाते हैं। तो इस तरह प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और पूर्व की तरफ 2 पर्वत श्रेणियां हैं जिन्हें घाट कहते हैं। इसी के साथ पश्चिमी और पूर्वी घाट में अंतर भी पूछा जाता है। तो इसमें अगर अंतर की बात करें तो पश्चिमी घाट तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है, जबकि पूर्वी घाट महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक विस्तृत है। दूसरा, पश्चिमी घाट एक भ्रंश, कगार या खंड पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, जबकि पूर्वी घाट एक प्राचीन वलित पर्वत माना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1300 मीटर है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 1100 मीटर है। पश्चिमी घाट एक सतत श्रेणी के रूप में पाया जाता है। इसमें कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी घाट केवल महानदी से लेकर गोदावरी नदी तक तो सतत रूप में है। इसके बाद नदियों के द्वारा ये काट दिया गया है, फिर ये विच्छिन्न रूप में पाया
जाता है। पश्चिमी घाट में अधिक ऊंचाई के कारण मानसून पवनों के कारण अधिक बारिश होती है, जबकि पूर्वी घाट कम ऊंचा है और पूर्वी दिशा में होने के कारण यहाँ बारिश कम होती है। पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है, जबकि पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी घाट की बहुत सी नदियाँ का उद्गम स्रोत है, अर्थात यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं और पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्वी घाट को अपरदित करती हैं। तो इस तरह ये मुख्य अंतर पाया जाता है दोनों ही घाटों में, पश्चिमी और पूर्वी घाट में। अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट जो कुछ मुख्य दर्रे हैं, पासेज हैं उनकी। तो अगर उत्तर से दक्षिण की ओर चलें तो इनका उत्तरी क्रम है, तो थाल घाट है सबसे उत्तर, भोर घाट है, फिर पाल घाट है और सैनकोटा। तो इनका ये उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। थाल घाट जो है वो महाराष्ट्र में है, जो मुंबई से लेकर नागपुर और कोलकाता की तरफ यहाँ सड़क व रेल मार्ग गुजरता है इस दर्रे से। तो मुंबई से नासिक, नागपुर और कोलकाता को यहाँ मार्ग जाता है। भोर घाट में मुंबई से पुणे, बेलगाम और चेन्नई की तरफ रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं। दक्षिण में जो पाल घाट दर्रा है जो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है, यहाँ कालीकट से ले त्रिचूर और कोयम्बटूर को मार्ग जाता है। और केरला में जो सबसे दक्षिण में दर्रा है सैनकोटा, यहाँ तिरुवनंतपुरम से मदुरै के लिए मार्ग जाता है। तो इस तरह ये मुख्य दर्रे हैं जो पश्चिमी घाट पहाड़ियों में पाए जाते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं कि इन दर्रों से कौन कौन से शहरों को राजमार्ग या रेल मार्ग गुजरते हैं। तो इस तरह प्रायद्वीपीय पठार में पर्वत, पठार, घाट और कुछ दर्रे थे जिनकी हमने इस टॉपिक में चर्चा की है। अब प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का क्या महत्व है इसको हम देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अर्थात यह एक स्थायी भूभाग है और सबसे प्राचीन भूभाग है। यहाँ गोंडवाना कोयले का 98% भाग पाया जाता है, अर्थात इस पठारी भाग में जो छोटा नागपुर का पठारी भाग है, खासकर उस क्षेत्र में गोंडवाना काल के कोयले के जमाव देखने को मिलते हैं। यहाँ बहुत से अधिक धात्विक व अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें लोएस्क है, तांबा, जस्ता, यूरेनियम, बॉक्साइट। साथ ही यहाँ अधात्विक में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में लावा की परत के कारण काली मिट्टी का जमाव क्षेत्र भी देखने को मिलता है, जो कपास की कृषि के लिए काफ़ी लाभदायक है। यहाँ स्थित पर्वत श्रेणियाँ जल विभाजन का कार्य करती हैं, जैसे कि जो पश्चिमी घाट है, यहाँ से कुछ नदियाँ पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं और अधिकतर जो बड़ी नदियाँ हैं वो पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही हैं। तो एक तरह से ये जल विभाजन का कार्य करती हैं श्रेणियाँ। इन पर्वत श्रेणियों से कई नदियों का उद्गम होता है, खासकर जो पश्चिमी घाट है, यहाँ से जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इनका उद्गम इसी पश्चिमी घाट की श्रेणियों से हुआ है। इन पर्वतीय श्रेणियों में कई पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। पठारी और पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ जलप्रपात बनाती हैं और
जिससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह प्रायद्वीपीय पठार काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कई तरह के खनिज, वनस्पति या विभिन्न तरह की कृषि क्रियाएं भी की जाती हैं। तो हमने कुछ वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन किया है। आगे के जो भौतिक प्रदेश हैं, तटीय व द्वीप ये भाग, उनका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।